वेल जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू स्टडी फंडा। एम आई ऑडिबल? चलिए दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फंडा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी पॉलिटी सीरीज का लास्ट लेक्चर। और लास्ट लेक्चर में हमें पता है कि बहुत सारी चीज़ों को जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में छोड़ दिया था, पार्लियामेंट की, ठीक है, पार्लियामेंट की और स्टेट लेजिस्लेचर की, उसको देखते हुए चलेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, इस पर्टिकुलर लेक्चर में पार्लियामेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा और मेरी साइड से पॉलिटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसी को रिवाइज करते रहिएगा बार 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 बार, और आपका क्या होगा जी, आपका पेपर जो होगा इतने से ही क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के बारे में बात करेंगे। इंडिया के अंदर एक क्वेश्चन आर नाम का एक आर होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि सबसे पहला घंटा जो हमारी पार्लियामेंट की ऑफिशियल प्रोसीडिंग है उसी को हम लोग क्वेश्चन आर बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस को हम लोगों ने तीन कैटेगरी में बांट लिया। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जिसमें क्या होता है जी, ओरल आंसर। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन जिसमें ओरल आंसर और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आंसर ओरली देना होगा, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देन अनस्टेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इसमें लिखित रूप में आंसर देना होगा, रिटर्न आंसर देने होंगे, वही बात, और कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। ठीक है, किसी मिनिस्टर से। थर्ड होता है शॉर्ट नोटिस पर। कई बार क्या होता है कि ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि जनरल पब्लिक की इंपॉर्टेंस से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनके लिए। तो 10 दिन के कम नोटिस पे क्या हो सकता है, इन क्वेश्चंस को ओरली पार्लियामेंट पूछ सकती है। फिर आते हैं जी हमारे जीरो आर कहीं पे भी रूल ऑफ प्रोसीजर के अंदर तो मेंशन नहीं है ये, बट ये क्या है, इंडियन इनोवेशन है कि भाई जब हमारी फॉर्मल प्रोसीडिंग नहीं चल रही होगी तो एक पार्ट हो जाएगा, एक पीरियड हो जाएगा, जैसे क्लास में होता है, उसको जीरो आर बोलेंगे। और जितना भी क्या होगा, इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, ठीक है, जनरल इंपॉर्टेंस पे, कहीं कोई रोएट हो गया या ऐसी कोई चीज होगी जो कि जनरल पब्लिक के इंपॉर्टेंस के इश्यूज हैं, वो यहाँ पे डिस्कस किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर टाइप ऑफ मोशन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एडजस्टमेंट मोशन क्या होता है, कोई भी ऐसा मैटर आ जाए जो कि जनरल पब्लिक के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको रिप्रेजेंट करना लोकसभा में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको एडजस्टमेंट मोशन को पारित करके क्या किया जा सकता है, लोकसभा के अंदर इनिशिएट किया जा सकता है। मिनिमम 50 लोग क्या होंगे, इसको सपोर्ट करेंगे, और केवल लोकसभा के अंदर ही, हम लोगों ने कल भी पढ़ लिया था, लोकसभा के अंदर ही इसको ओरिजिनेट किया जा सकता है। फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये हम लोगों ने जब आर्टिकल 75 सब क्लोज 3 पढ़ा था तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी। तो भाई क्या होता है कि जब पार्लियामेंट को लगे कि हमें सरकार के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है, सरकार के नुमाइंदों को खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तब यह पर्टिकुलर जो मोशन है उसको पारित किया जाता है। और यह पूरी क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में पारित किया जाता है इसको। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट के, ठीक है, पार्लियामेंट के प्रति क्या होगी, वो रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, और फिर क्या होगा जी, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ लोकसभा में ही इनिशिएट हो सकता है। देन एक आता है जी हमारा सेंसर मोशन। कई बार क्या होता है, कुछ इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कोई ऐसी बात बोल देते हैं जो कि क्या होता है, काफी ज्यादा हर्ट करने वाली होती है वो बात कि, ठीक है, जैसे लालू जी ने एक बार क्या बोल दिया था कि बिहार के रोड को ऐसा बना देंगे जैसे हेमा मालिनी के गाल। तो ये कोई शोभा देने वाली बात नहीं है एक सेंट्रल मिनिस्टर के लिए। तो ऐसे ऐसे क्या होगा, ऐसे रूल्स को, ऐसी बातों को के प्रति अपना रोष जाहिर करने के लिए इस पर्टिकुलर मोशन को लाया जाता है, इसको बोलते हैं सेंसर मोशन। और यहाँ पे क्या होता है, रिजाइन करने की जरूरत नहीं होती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर को, बस ये होता है कि भाई उसके प्रति रोष जाहिर कर दिया और उसको पता चल जाए कि आगे से आपको ऐसा नाटक नहीं करना है। फिर वोट ऑफ थैंक्स क्या होता है, हर साल में लगातार 5 साल हमारी लोकसभा रहेगी, 1 2 3 4 5, हर फिजिकल ईयर के स्टार्टिंग में प्रेसिडेंट साहब आते हैं और क्या होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को कि गवर्नमेंट आने वाले इस साल के अंदर क्या करने वाली है, वो क्या करते हैं, हमारी सरकार के अंदर पार्लियामेंट के अंदर रखते हैं, पार्लियामेंट के अंदर रखने के बाद वो क्या करते हैं जी,
फिर एक वोट ऑफ थैंक्स नाम करके एक मोशन होता है जिसको पारित किया जाता है, ठीक है। वोट ऑफ थैंक्स को क्या किया, पारित किया जाता है, और ये हमारी लोकसभा को इसको क्या करना होगा, इसको मेजोरिटी से पास करना होगा। अगर ये पास नहीं होता तो वो ग्राउंड क्या है जी, वो ग्राउंड है हमारी क्या होगा, डिफीट ऑफ गवर्नमेंट के लिए। मतलब आप इस पर्टिकुलर हाउस में मेजोरिटी में हो और आपका ये पास नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि सरकार के अंदर आप लोगों का विश्वास नहीं है, और अभी होना पड़ेगा जी, अभी क्या होगा, अभी करना पड़ेगा, हम लोगों को सरकार को गिराना पड़ेगा, ठीक है, डिसॉल्व करना पड़ेगा। फिर बिल जो होते हैं, कुछ प्राइवेट बिल्स होते हैं और पब्लिक बिल्स होते हैं और प्राइवेट बिल्स होते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन पब्लिक बिल का कोई भी मिनिस्टर कर सकता है, मिनिमम नोटिस पीरियड 7 दिन रहना चाहिए, और असिस्टेंस कौन करेगा जी, कंसर्न डिपार्टमेंट करेगा उनकी असिस्टेंस, और डिस्कशन किसी भी दिन हो सकता है, और एब्सोल्यूट वीटो जो प्रेसिडेंट के पास है वो नहीं एग्जिस्ट करती यहां पर, ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब कि भाई प्रेसिडेंट बिल्कुल ही इनकार कर दे। हमें पता है ना कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्लोज हेड हुआ थे, प्रेसिडेंट शेल गिव हिज एसेंट, ठीक है, उनको अपनी एसेंट देनी ही पड़ेगी, ठीक है। बट पार्लियामेंट मेंबर के केस में, प्राइवेट मेंबर के केस में इंट्रोड्यूस क्या करेंगे, अदर मिनिस्टर इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। 30 दिन का नोटिस पीरियड होगा, यहाँ पे कोई असिस्टेंस नहीं होगी, खुद से करना पड़ेगा सारा काम, और अल्टरनेट फ्राइडेज को ही, एक फ्राइडे छोड़ के अगले फ्राइडे को ही इसको इनिशिएट किया जा सकता है, और इस केस में एब्सोल्यूट वीटो एग्जिस्ट करती है। फंड्स जो है उनके बारे में बात कर लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 66 और 266 और 267 के अंदर इसकी बात की गई है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वो हमारे रेवेन्यू, ट्रेजरी बिल्स और वे मीन्स एडवांसेस के बारे में बात करता है, और इसकी कस्टडी होती है हमारे पार्लियामेंट के पास में। फिर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, वो 266 के अंदर ही उसका डिस्क्रिप्शन मिलता है, और ये ऑल द अदर मनी जो भी है रिसीव्ड की गवर्नमेंट ने, ठीक है, उसको क्या करेगा, जैसे कि पीएफ के हो गए, पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स होगी, उसको इसके अंदर रखा जाता है, और इसका मैनेजर, इसकी मैनेजिंग अथॉरिटी होती है, कस्टडी होती है एग्जीक्यूटिव के पास में। फिर आता है कंटीजेंसी मतलब आपातकाल के लिए जिस फंड को बनाया जाए, और इस फंड का साइज डिटरमाइन करती है जी हमारी पार्लियामेंट, और इसकी जो कस्टडी होती है वो प्रेसिडेंट के अंडर में होती है, बट मैनेजमेंट इसका फाइनेंस सेक्रेटरी साहब संभालते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटीज, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, देख लेते हैं भाई। एस्टीमेट कमेटी 1950 में जॉन मेथाई कमीशन के बाद इसको क्या किया गया था जी, इसका ओरिजिनेशन हुआ था। 30 मेंबर होते हैं लोकसभा से, और 1 साल के लिए इनको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इनको सेलेक्ट किया जाता है। फंक्शन इनका मेन यही होता है कि बजट आएगा, इकोनॉमी आएगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसको एग्जामिन करते हैं ये लोग, ठीक है। सपोर्टिव ऑफिसर यहाँ पे कोई नहीं होता, और पॉलिसी के अंदर इसकी काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही बजट जैसी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज के अंदर क्या होता है, अमेंडमेंट्स किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। फिर आती है जी हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू इसको सेटअप किया गया था, और फर्स्ट टाइम 21 के अंदर इसको डाला गया था 1921 में। 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। 1 साल के लिए इनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू इनको सेलेक्ट किया जाता है। चेयरमैन जो होते हैं वो एक कन्वेंशन है कि भाई वो अपोजिशन पार्टी से ही होंगे। जो हमारे सीएजी हैं, ठीक है, सीएजी की ऑडिट के अंदर जो इरेगुलरिटीज हैं, ये पर्टिकुलर कमेटी उसको एग्जामिन करती है। वेल सीएजी इस कमेटी के फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता पॉलिसी के अंदर, बट हाँ यहाँ पे जो घोटाले होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। फिर कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जो है, उसमें कृष्णा मेनन कमेटी जो है उसके आधार पर इसको सेटअप किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था फर्स्ट टाइम में 1964 में एक कमेटी आई थी। फिर इसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी की तरह ही इसकी स्ट्रेंथ होती है, यानी 15 लोग लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और टोटल 22 होते हैं। चेयरमैन जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, ठीक है। और 1 साल का क्या होगा जी, टेन्योर, 1 साल की टर्म के लिए काम करते हैं। इनका मेन एग्जामिन होता है कि भाई ये रिपोर्ट बनाए अकाउंट्स पे पब्लिक अंडरटेकिंग की। फिर यहाँ पे ये डे टू डे प्रोसीजर जो होता है हमारे
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, उनके अंदर ये पार्टिसिपेट नहीं करते। फिर जो सपोर्टिव ऑफिसर्स है यहाँ पे कोई नहीं होता, और पब्लिक इन्वॉल्वमेंट के अंदर यहाँ पे क्या होता है, सपोर्टिव ऑफिसर होता है। फिर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज जो होती हैं वो 24 होती है नंबर में, जैसे कि 16 लोकसभा के अंदर होती है और राज्यसभा के अंदर टोटल 8 होती। रूल्स कमेटी ऑफ लोकसभा 1993 के बेसिस पे इसको एस्टेब्लिश किया था, सेटअप किया गया था। 31 मेंबर्स होते हैं, 21 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से, और इसको नॉमिनेट करते हैं हमारे प्रेसाइडिंग ऑफिसर साहब। इसका मेन काम जो होता है वो एग्जामिन करते हैं बिल्स को, डिमांड ग्रांट्स को, मैटर्स को ये क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं जी। फिर साथ ही साथ में फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए एग्जीक्यूटिव की पार्लियामेंट के प्रति, ठीक है, क्योंकि ये हमें ये पता है कि हर डिपार्टमेंट में बहुत सारे पैसों का लेन देन होता है और वहां पे करप्शन के चांसेस भी हाई होते हैं, तो इस मेन कमेटी का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि करप्शन को कर्ब करे। फिर सपोर्टिव ऑफिसर यहाँ पे भी कोई नहीं होता और इन्वॉल्वमेंट पॉलिसी के अंदर जरूरी नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ बिल आते हैं जो आपको पता होने चाहिए, आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे ऑर्डिनरी बिल का इंट्रोडक्शन लोकसभा या राज्यसभा कहीं पे भी हो सकता है, इसको प्राइवेट मेंबर और मिनिस्टर में से कोई भी इनिशिएट कर सकता है। प्रायर परमिशन किसी की नहीं चाहिए, मेजोरिटी सिंपल होनी चाहिए पास करने के लिए। ड्यूरेशन 6 मंथ्स से ज्यादा का ना हो, और जॉइंट सिटिंग यहाँ पे कंडक्ट कराई जा सकती है। लोकसभा और राज्यसभा का स्टेटस इक्वल है। प्रेसिडेंट इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं और रिटर्न भी कर सकते हैं। देन रिकमेंडेशन है जो प्रेसिडेंट की, वो यहाँ पे क्या है, नहीं दी जाती। मनी बिल के अंदर सिर्फ लोकसभा में इनिशिएट किया जाता है, इसको सिर्फ मिनिस्टर ही इनिशिएट कर सकते हैं। प्रायर परमिशन इसकी जरूरी है प्रेसिडेंट के थ्रू, और इसको डिसाइड कौन करते हैं जी, हमारे स्पीकर साहब इसको डिसाइड करते हैं इसके मैटर को। वेल जो सिंपल जो मेजोरिटी होगी वो सिंपल होनी चाहिए। ड्यूरेशन जो होगी वो 14 डेज होगी राज्यसभा में पास करने के लिए। इसको राज्यसभा सिर्फ 40 डेज के अंदर इसको पास करके देना होगा। जॉइंट सिटिंग यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे लोकसभा के पास ज्यादा पावर है। प्रेसिडेंट इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, बट रिटर्न नहीं करेंगे। और प्रायर रिकमेंडेशन जो प्रेसिडेंट की है वो इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 के अंदर क्या होता है जी, इनको आप देखना चाहो एक बार देख लेना, ठीक है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर एक होता है जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बजट का डिस्क्रिप्शन कहीं नहीं मिलता, वो आर्टिकल 112 के अंदर मिलता है, जिसमें लिखा होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल राज्यसभा प्लस लोकसभा के अंदर इसको कहीं पे भी, मतलब दोनों हाउसेस के अंदर इसको इनिशिएट किया जा सकता है। पब्लिक और प्राइवेट मेंबर यानी मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर दोनों इसको इनिशिएट कर सकते हैं। परमिशन यहां पे कोई जरूरत नहीं होती और स्पेशल मेजोरिटी से इसको पास किया जाना चाहिए। ड्यूरेशन यहां पे कोई इसका डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता, वेयर एज जॉइंट सिटिंग यहां पे नहीं होगी, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा की यहाँ पे इक्वल पावर के बारे में बात की गई है, और प्रेसिडेंट को तो अपनी एसेंट देनी ही पड़ेगी, मतलब अपना वहां पे साइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। नॉट रिक्वायर्ड है जी यहाँ पे प्रेसिडेंट की क्या कोई भी रिकमेंडेशन, ठीक है भाई। एसेंट फिर आता है जी हमारा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल 102 के अंदर बात किया गया है कि कोई आदमी अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, जिस दिमाग से पागल है और अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, मतलब बैंकरप्ट हो चुका है और किसी अन्य कंट्री की उसने सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है, तो क्या होगा, प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। फिर पीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बात करता है, अगर कोई आदमी करप्ट है, प्रूव हो चुका है कि वो करप्ट है, इलेक्टोरल ऑफेंसेस उसके अगेंस्ट में प्रूव हो चुके हैं, सोशल क्राइम्स जैसे अनटचेबिलिटी और कन्विक्शन 2 साल से ज्यादा उसका हो चुका है, तो भी क्या होगा, प्रेसिडेंट साहब कंसल्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन से और उसको क्या कर देंगे, डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ठीक है, डिस्क्वालीफाई कर देंगे।
फिर डिफेक्शन के अंदर 52nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 10th शेड्यूल में इसको ऐड किया गया था। इसमें बेसिकली क्या बोला गया, एक तो बात बोली गई भाई कुछ मेंबर ऐसे होंगे जो कि रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी से होंगे, कुछ ऐसे होंगे नॉमिनेटेड होंगे, कुछ होंगे इंडिपेंडेंट मेंबर। तो तीनों के लिए बताया गया अगर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी वाला क्या करेगा, रिजाइन कर देगा जी अपनी पर्टिकुलर पार्टी से। अगर वो क्या करता है, विप का मैंने कल बताया था कि चाबुक है वो, ठीक है, वो ये बताएगा असिस्टेंट फ्लोर लीडर है कि क्या कुछ प्रोसीडिंग होनी चाहिए हमारे हाउस के अंदर, तो उसके बारे में जब बताता है तो अगर उसकी कही हुई बातों को ये नहीं मानते तो क्या होगा जी, फिर इनको क्या कर दिया जाएगा, ग्राउंड माना जाएगा इसको, ठीक है, डिफेक्शन का। फिर नॉमिनेटेड मेंबर जो होंगे अगर वो नॉमिनेट हो चुके हैं राज्यसभा के अंदर, तो नॉमिनेट होने के विदिन 6 मंथ्स में अगर उसने कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन की तो क्या होगा, उसके बाद ज्वाइन करते हैं तो ये भी एक ग्राउंड होगा। इंडिपेंडेंट मेंबर अगर क्या होगा जी, अगर इंडिपेंडेंट मेंबर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, अगर 6 मंथ्स के अंदर ज्वाइन कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर 6 मंथ्स के बाद ये भी ज्वाइन करते हैं तो यहां पे भी क्या होगा जी, इसको भी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। एक्सेप्शन ये है कि स्पीकर जो है, स्पीकर इसके अंदर रिजाइन भी कर सकता है अपनी पॉलिटिकल पार्टी से, ठीक है, बाकी वो रिजाइन करके स्पीकर रह सकता है, तो स्पीकर को नहीं माना जाएगा ग्राउंड हमारे एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर। अगर 2/3 पार्टी दूसरी पार्टी के अंदर मर्ज करने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है, रेडी हो जाए, तब भी उसको ग्राउंड नहीं माना जाएगा एंटी डिफेक्शन लॉ का। और इसकी जितनी भी क्वेश्चंस होंगे उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ये व्यू जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आता है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आता है। फिर आता है जी हमारा एब्सेंस फ्रॉम हाउस, अगर कोई आदमी 60 दिन से ज्यादा विदाउट परमिशन हाउस से बाहर रहता है तो भी प्रेसिडेंट साहब कंसल्ट करने के बाद इलेक्शन कमीशन से उनको क्या कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर स्टेट लेजिस्लेचर आ जाता है हमारा। स्टेट लेजिस्लेशन में क्लियरली बोला गया है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500 होनी चाहिए, मिनिमम 60 होनी चाहिए, बट अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा के केस में 30 हो सकती है, और मिजोरम के केस में 40 और नागालैंड के केस में 46 भी मिलेगी। ये एक्सेप्शन है यहाँ के। एक मेंबर जो होगा उसको गवर्नर नॉमिनेट करेंगे एंग्लो इंडियन कमेटी से। वेल ये अभी कुछ स्टेट्स ने इसको अमेंड कर दिया है, कुछ स्टेट्स ने क्या किया गया, क्या कर रखा है, इसको ऐसा कैसा रख लिया है। फिर डायरेक्टली इलेक्टेड लोग होंगे, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू जो आर्टिकल 326 के अंदर गिवन है। सीट्स जो होंगी वो रिजर्व्ड होंगी SC/ST पॉपुलेशन के लिए, और जिस हिसाब से वो हमारी पॉपुलेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोपोर्शनेट पार्ट है उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उसी हिसाब से इनको क्या मिलेगा जी, रिजर्वेशन भी मिल जाएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल हमें पता है कि मिनिमम 40 यहां पर मिनिमम 40 क्या होंगे जी, मिनिमम 40 होनी चाहिए, और उसके बाद मैक्सिमम 1/3 होंगी ये हमारी किसकी, लेजिस्लेटिव असेंबली के साइज की। इसमें 5/6 जो लोग होंगे वो इलेक्टेड होंगे, वेयरएज 1/6 जो लोग होंगे वो क्या होंगे बच्चों, नॉमिनेटेड होंगे। गवर्नर क्या करेंगे, गवर्नर इसके अंदर आर्ट की फील्ड से, लिटरेचर की फील्ड से, कॉर्पोरेटिव मूवमेंट की फील्ड से, सोशल साइंस और साइंस की फील्ड से क्या करेंगे बच्चों, कुछ लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। इलेक्टेड मेंबर जो होंगे वो 1/3 लोकल बॉडीज से आएंगे, 1/12 जो मेंबर होंगे कॉन्स्टिट्यूएंसीज से आएंगे, 1/12 ग्रेजुएट होंगे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, और 1/3 मेंबर जो होंगे वो MLAs होंगे, ठीक है, MLAs होंगे, ठीक है, बोथ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट और अबोलिश पार्लियामेंट कर सकता है, बट इसकी रिकमेंडेशन किसको, हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली को देनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर हाउस की। पार्लियामेंट क्या करेगा, बिल पास करेगा सिंपल मेजोरिटी के थ्रू, पार्लियामेंट एक बिल पास करेगा सिंपल मेजोरिटी के थ्रू, और हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाएगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाएगी। फिर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वहां पे
वहां पे क्या होगा जी, वो क्या करेगी, रिकमेंड करेगी इसको पहले वो, लेकिन स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगी। स्पेशल मेजोरिटी जैसे जिसे दिया गया है आर्टिकल किसके अंदर, 168 के अंदर, 168 के अंदर उसको दिया गया है। ठीक है, 168 के अंदर इसको दिया गया है। और इसको क्या होगा, लोकसभा इसको एज अ ऑर्डिनरी बिल पास कर देगी। वेल आपको पता है कि इंडिया के अंदर 6 ऐसे स्टेट हैं, 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे क्या है, हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल मिलते हैं। एक तो है जी महाराष्ट्र, एक है यूपी, एक है आंध्र प्रदेश, एक है तेलंगाना। ठीक है, फिर आता है जी बिहार, एक आता है जी कर्नाटका, के 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे स्टेट हैं। ठीक है, ये सारे स्टेट है जिसके अंदर स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल मिलती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की हम लोगों ने बात कर ली। वेल आज के लिए इतना ही था। आज हमारी पॉलिटी सीरीज हमारी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। और हम लोगों ने, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इन लेक्चर को जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, लेक्चर्स को कंप्लीट जरूर करते रहिएगा। रीजन बिंग, यहाँ पे ये आपका पूरा सिलेबस हो चुका है। ठीक है, सिलेबस हो चुका है और आपके जो क्वेश्चंस होंगे इस पर्टिकुलर सिलेबस से बाहर से तो नहीं आएंगे। पूरा कंप्लीट सिलेबस हो चुका है, बस आपको इसको करना है और आप क्या होगे, आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। बस इतनी ही आपको चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सीरीज के अंदर। तो तब तक के लिए जय हिंद और लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।